नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर हिस्ट्री के यूनिट 5 के पार्ट 4 के बारे में। यूनिट 5 का नाम आपको पहले ही पता है कि नाम है 19वीं शताब्दी के धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आधुनिक भारत में किसान आंदोलन। हमने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया है। हालांकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने किसान आंदोलन पढ़ा कि कैसे कैसे किसानों ने आंदोलन किया। अब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनजातीय आंदोलन, कि जनजातीय आंदोलन क्या था, क्यों हुआ, कौन कौन सी जातियों ने या जनजातियों ने इस आंदोलन की शुरुआत करी, और कैसे कैसे आंदोलन हुआ, और साथ ही कितने आंदोलन हुए और उनका कारण क्या रहा। तो ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट 4 होने वाला है, और ये आपका लास्ट पार्ट होगा यूनिट 5 का। इसके बाद आपकी यूनिट 6 आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए, जनजातीय आंदोलन। अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी आबादी जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे। यानी कि जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे तो उससे पहले आदिवासी जो थे वो जंगलों में रहा करते थे प्राकृतिक संसाधनों के साथ। और कैसे रहते थे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहा करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह नहीं होता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज जो हैं भारत में आए क्यों थे? देखो, अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति को समर्थन देने के लिए जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर कुछ शोषणकारी नीतियां बनानी शुरू कर दी, जिससे आदिवासी समूहों में आक्रोश पैदा हो गया। यानी कि आपको पता है, जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में थी तब अंग्रेज भारत के अंदर थे, और वहाँ पर भारत से वो कच्चा माल लेकर जाते थे जंगलों से। और उन्होंने कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जो कि बहुत ज़्यादा शोषणकारी नीति थी। किसके विरोध में? आदिवासी के विरोध में, जिससे कि आदिवासी मतलब इस चीज़ से बहुत ही आक्रोश पैदा हुआ उनके अंदर। उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। स्टार्टिंग में आदिवासी समूह बिना किसी प्रतिबंध के कृषि, शिकार, मछली पकड़ने और वन उत्पादों का उपयोग करने जैसी गतिविधियों पर निर्भर रहते थे। आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज्य विस्तार के बाद उनके व्यक्तिगत कानूनों में पुलिस एवं प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा, जिसके कारण से वह दुखी हो गए। यानी कि जब अंग्रेज नहीं थे तो उससे अंग्रेजों से पहले उनका अपना ही कानून हुआ करता था, जिस कानून को वो फॉलो करते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने आकर राज्य विस्तार किया, और राज्य विस्तार जैसे ही होना स्टार्ट हुआ तो उनके कानूनों में कौन हस्तक्षेप करने लगा? पुलिस और प्रशासन हस्तक्षेप करने लगे, जिसके कारण वे दुखी हो गए। इसी वजह से आदिवासी जिनके पास अपनी ज़मीन थी, उनकी अपनी ज़मीन पर भूमिहीन और बंधुआ मजदूरों की स्थिति तक सिमट गई। यानी कि जिसके पास अपनी ज़मीन थी, कुछ इस टाइप का होने के बाद वो मतलब भूमिहीन मजदूर हो गए या बंधुआ मजदूर बनकर ही रह गए। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों और वन उत्पादों के उपयोग पर कई सीमाएं रखी गई, और खेती को स्थानांतरित करने जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे आदिवासियों के प्रति व्यक्ति आय में और गिरावट आई। यानी कि जो भी उनकी आय हुआ करती थी, इससे उनकी आय में काफ़ी गिरावट आई। जो इन्होंने अंग्रेज़ों ने जो भी नए नए नियम लागू करे, उसकी वजह से आदिवासियों की जो भी इनकम हुआ करती थी, उन इनकम में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। आदिवासी बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। क्या कहते थे? दीकू, जिसका तात्पर्य उन लोगों से था जो उन्हें परेशान करते थे, जैसे कि महाजन, ठेकेदार, ज़मींदार, अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी आदि। तो जो भी उनको परेशान करता था, जो उनका शत्रु होता था, उनको वो दीकू कहकर पुकारते थे। इसके अलावा आदिवासियों की सदियों पुरानी धार्मिक प्रथाओं को कम करके ईसाई मिशनरियों की ईसाई धर्म के
प्रसार के प्रयासों ने अंग्रेज़ों के प्रति उनकी नाराज़गी को और बढ़ा दिया। यानी कि जो ये आदिवासी थे, आदिवासी अपने जहाँ पर वो रहते थे वहाँ वो रहा करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, जैसे अंग्रेज़ आए थे भारत में तो उन्होंने ईसाई धर्म को ईसाई धर्म का प्रचार करना स्टार्ट किया, और प्रचार करते करते वो आदिवासी के क्षेत्र में पहुंच गए और उनसे भी ये बोला गया कि आप भी इस धर्म को अपनाओ। उनके जीने के तरीके में हस्तक्षेप के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विविध जनजातियों समुदाय ने ब्रिटिश शासन के समय में ब्रिटिश भारत सरकार के शोषणकारी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया, यानी कि विद्रोह का नेतृत्व स्टार्ट किया। तो इसी के तहत हम पहला विद्रोह देखेंगे जिसका नाम था सन्यासी विद्रोह, जो कि 1763 में शुरू हुआ और 1800 तक ये जो विद्रोह है वो चलता रहा। आंदोलन का समय लिखा गया है यहाँ पे, स्थान कहाँ हुआ था, बंगाल और बिहार में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। विद्रोहकारी कौन थे, सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी, यानी जो शंकराचार्य के जो अनुयायी थे उन्होंने ही इस विद्रोह की शुरुआत की। आंदोलन का कारण क्या था, हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना। यानी कि मेन कारण ये था कि जो हिंदू थे, जो नागा थे या जो भी सन्यासी वगैरह थे जो तीर्थ यात्रा पर जाए करते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यही मेन कारण था जो कि सन्यासी विद्रोह की शुरुआत की गई। परिणाम क्या निकला, परिणाम यही निकला कि विद्रोह को दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासियों ने उग्र आंदोलन किए थे, जिसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह कहा जाता था। परिणाम क्या निकला वो मैंने आपको एक लाइन में वहाँ पर लिख दिया है कि इस आंदोलन को या इस विद्रोह को दबा दिया गया। दूसरा जो विद्रोह हुआ था उसका नाम था चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह जो कि 1769 में स्टार्ट हुआ और 1805 तक ये विद्रोह चला। अंग्रेज अधिकारी जंगल महल के भूमिजों को चुआर या चुआड़ कहते थे, इसलिए इस विद्रोह को चुआर विद्रोह कहा गया। यानी कि जंगल में जो भी रहा करते थे, जो भी अंग्रेजी जो अधिकारी है ना, जनजातियों को चुआर कहकर भी पुकारते थे, चुआर या चुआड़ कहकर पुकारते थे, और जनजातियों के द्वारा ही ये विद्रोह किया गया, यानी चुआरों के द्वारा ही ये विद्रोह किया गया, इसीलिए इसे चुआर विद्रोह कहा जाता है। चुआर क्या करते थे, चुआर जंगल साफ कर खेती करते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते थे और जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं को बेचकर अपना गुजारा करते थे। इस विद्रोह का मुख्यतः बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र से शुरू हुआ। ये जो विद्रोह है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र से ये विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ। इनमें से अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक यानी सिपाही का काम करते थे। यानी कि जो ये जनजातियाँ थी ये जमींदारों के यहाँ पर पाइक का काम करती थी। पाइक यानी सिपाही, सिपाही के पद को पाइक कहा जाता था जनजातीय समूह के अंतर्गत। वेतन के बदले उन्हें ज़मीन दी जाती थी जो पाइकान ज़मीन कहलाती थी। अंग्रेज शासकों ने कब्जा जमाते ही चुआरों की पुश्तैनी ज़मीनें छीन कर नए ज़मींदारों के हाथ बेचना और इन ज़मींदारों के साथ मिलकर नई प्रजा बसाना शुरू किया। साथ ही पाइकों को हटाकर बाहर से लाकर पुलिस को उनकी जगह नियुक्त किया गया। यानी कि जो पाइकों जो थे यानी सिपाही जो थे, सिपाहियों को उनके पद से हटाकर बाहरी पुलिस वालों को उनके पद पर नियुक्त किया गया और उनसे उनकी पुश्तैनी जो ज़मीनें हैं वो छीन कर ज़मींदारों को दे दी। किसने ये सब काम किया, अंग्रेज़ों ने किया। इससे क्या हुआ, इससे हज़ारों पाइक ज़मीन, घर द्वार, जीविका का साधन सब कुछ खोकर दर दर की ठोकरें खाने लगे थे। इन पाइकों यानी कि सिपाहियों और किसानों की सम्मिलित शक्ति ने विद्रोह की वह आग लगा दी जिसे बुझाना अंग्रेज शासकों के लिए बहुत बड़ा कठिन कार्य बन गया था। चुआर विद्रोह के मुख्य नेता थे दुर्जन सिंह और कारगढ़ की रानी शिरोमणि थी।
इस विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तो ये इसका नारा था इस विद्रोह का। उसके बाद ले गुडियार, कैप्टन फोबस एवं मेजर फ्रॉड क्रॉफ्ट को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया। यानी कि जितने भी नाम यहाँ पे देख रहे हो ये अंग्रेजी नाम है। अंग्रेजों ने इन लोगों को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं देना स्टार्ट किया और तभी ये आंदोलन जो है, अशांति का आंदोलन जो है वो शांति में बदल गया 30 साल के बाद। 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके बाद हम देख लेते हैं पागलपंथी विद्रोह। ये जो है 1813 से लेकर 1831 तक चला। समय 1813 में स्टार्ट हुआ। संस्थापक कौन थे? टीपू थे। उद्देश्य क्या था? जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करना। यह विद्रोह बंगाल में हुआ था। 1833 तक आते आते विद्रोह सशक्त संगठन के अभाव में तथा दमन कार्यवाही के परिणाम स्वरूप समाप्त हो गया। यानी कि ये विद्रोह जो है 1813 में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये आकर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं फैराजी विद्रोह, जो कि 1820 में स्टार्ट हुआ था और 1858 तक चला था और इसके जो नेता थे वो थे दादू मीर। और फैराजी लोगों ने इसका नेतृत्व किया, यानी कि साथ दिया। फैराजी का अर्थ क्या होता था? देखो, फैराजी लोग शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। यानी कि अनुयायी का मतलब मैं शॉर्टकट में बताऊँ तो चेला कह सकते हैं, या उस चीज़ को मानने वाला, उस धर्म को मानने वाला, या जो भी उन्होंने संप्रदाय चलाया था उसको मानने वाले लोग क्या कहलाए? फैराजी कहलाए। तो मोहम्मद मोहसिन यानी कि दादू मीर ने ज़मींदारों की ज़बरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को इकट्ठा किया और यह अंग्रेजों एवं ज़मींदारों के विरुद्ध एक किसान आंदोलन ही था जो कि जनजातियों के द्वारा किया गया। दादू मीर का नारा था समस्त भूमि का मालिक खुदा है, यानी कि पूरी भूमि का मालिक खुदा है, ना कि अंग्रेज और जमींदार। यह विद्रोह 1838 से 1857 तक चलता रहा। कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थक बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इसके बाद हम देख लेते हैं खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 3 साल तक चला था। 1830 से लेकर 1833 तक चला। खासी विद्रोह उत्तर पूर्वी पहाड़ी पर हुआ था और खासी विद्रोह असम में हुआ था, यानी उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र यानी कि असम में ये स्टार्ट हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिशों द्वारा वहाँ की स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना था, जिसके विरोध में उन्होंने यह विद्रोह किया। यानी कि जो वहाँ पे जनजातियाँ थी उन जनजातियों को ज़बरदस्ती रोड बनाने के कार्य में लगाया गया, जिसकी वजह से उन जनजातियों ने यह विद्रोह स्टार्ट किया और इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था और 1833 में ब्रिटिश सेना द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया गया और इस विद्रोह की शुरुआत सन 1830 में हुई थी। तो बस छोटे छोटे विद्रोह हैं, बताया गया कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ और आखिरकार अंत कैसे हुआ और नेतृत्व किसने किया। इसके बाद है खोंड विद्रोह, जो कि 1837 से लेकर 1856 तक चला। खोंड जनजाति के लोग ओडिशा से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले थे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। खोंड लोगों के विद्रोह का मुख्य कारण था सरकार द्वारा नए करों को लगाने का भय, उनके क्षेत्र में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश, खोंडों में प्रचलित नरबली प्रथा जिसको मोरिया कहते थे, इस पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया।
तो 3 कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। पहला तो ये कि नए नए कर लगाए गए, दूसरा ये कि ज़मींदार और साहूकार उनके क्षेत्र में आने लगे, तीसरा ये कि जो मौर्य इनकी प्रथा थी, बलि प्रथा जो थी, नर बलि प्रथा, उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया। तो 3 कारण ये रहे। इस विद्रोह का नेतृत्व बिसोई ने किया। 1855 में चक्र बिसोई लापता हो गया, जिसके बाद 1856 में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन शुरू हुआ। 1857 में दंड सेना को फांसी पर लटका दिया और लटका दिए जाने के कारण ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। तो हमने इस आंदोलन का देखा, ये विद्रोह शुरू कैसे हुआ, नेतृत्व किसने किया और कारण क्या रहे और अंत कैसे हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं हुल विद्रोह, या जिसे हम संथाल विद्रोह भी कहते हैं। ये आपके बुक और पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1855 से लेकर 1856 तक ये चला, 1 साल तक ही रहा था। इस विद्रोह के जो नेता थे वो थे सिद्धो और कान्हू नेता का नाम था। और इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामन एकोहो संताल परगना यानी कि भगतपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। संथाल पूर्वी भारत के विभिन्न जिलों जैसे बीरभूम, बांकुड़ा, पालुमा, छोटा नागपुर इत्यादि में फैला था। संथाल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथाल की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय ना मिलना या देरी से मिलना, यानी न्याय ना मिलना या न्याय जो है वो देरी से मिलना, और अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जाना, ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से संथाल विद्रोह वो शुरू हुआ। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेज़ी से हुआ कि भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया था और बहुत बड़े स्तर पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का प्रसार इतनी तेज़ी सेम लाइन है, रिपीटेड है। इस विद्रोह में बाहरी निचली जातियों के किसान भी संथालों का समर्थन और सहायता कर रहे थे, यानी कि जो बाहरी लोग थे, बाहरी किसान, उन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनका समर्थन किया। विद्रोह का स्वरूप इतना भयानक था कि विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन को लूटकर और वहां पर आग लगा दी। अगस्त 1855 में सिद्धो और फरवरी में 1856 में कान्हू पकड़ा गया, यानी कि 1855 में सिद्धो को पकड़ लिया और 1856 में कान्हू को पकड़ लिया। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैनिक कार्रवाई करके 1856 में भागलपुर के कश्मीर ग्राउंड और मेजर जनरल लाउड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। यानी कि यहाँ पे भी मतलब विद्रोह तो बहुत तेज़ी से हुआ था, लेकिन बाद में इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। तो ये बेसिकली ये जो विद्रोह हुआ था, न्याय को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, बहुत ज़्यादा कर लिया गया उसको लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर, इन सब को लेकर ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो ये विद्रोह आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक बार बहुत अच्छे से और पढ़ लेना। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।